हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहला जो अपना 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बायोडाइवर्सिटी वाला, जैव विविधता वाला, ठीक है। अपने कोशिका उत्पाद और जैव विविधता 3 चैप्टर अपने फिनिश हो चुके हैं। चौथा तीसरा चैप्टर चलेगा आज अपने परमाणु अणु, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जो अपने टॉपिक है उसके पहले उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में यदि मैं आपको बोलूं तो एक महर्षि कणाद नाम के वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि हम किसी पदार्थ को यदि तोड़ते जाए और उस पदार्थ का वह अंश जिसे हम और भी ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उस कण को अपन ने परमाणु कहा। जैसे उनके अनुसार क्या है, ये अपने पास कोई पदार्थ है, मतलब चौक है। यदि मैं इस चौक के इतने टुकड़े कर दूं कि आगे मैं उस चौक का टुकड़ा बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो उन कणों को मैं परमाणु कहूंगा। अब देखिए, जैसे इसका बुरादा है ये अपने पास ये वाला, ठीक है। अब इस बुरादे को मैं क्या नहीं कर सकता, और ज्यादा भागों में तोड़ नहीं सकता। मान लिया जाए इसको पीस दिया जाए, फिर भी क्या है, फिर भी कुछ कण रहेंगे। तो यदि मैं उन कणों को भी और विभाजित नहीं कर सकता, तो जिन कणों को अपन और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उन कणों को अपन परमाणु कहते हैं। तो यहां से मैं लिखूंगा परमाणु की परिभाषा महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अणु जिसे और विभाजित नहीं किया जा सके, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सके, जैसे कि वह कण परमाणु कहलाता, वह कण परमाणु कहलाता। ठीक है। तो अपन ने क्या बोल दिया कि अपन ने नहीं बोली, महर्षि कणाद ने बोला था। महर्षि कणाद ने ये बोला कि अपन जिस भी कण को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, हम उसी कण को अपन परमाणु मान लेते हैं। अब इसके बाद में 2 वैज्ञानिक हो रहे थे, डेमोक्रिटस और लीयूसिपस नाम के वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने भी यही बात बताई थी कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे अपन और विभाजित नहीं किया जा सके, उस कण को और विभाजित नहीं किया जा सके। तो यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन से एरो करके लिख लेना, ताकि आपको क्या हो, उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रह सके। कभी कभी तो उन वैज्ञानिकों का नाम ही पूछ लिया जाता है कि महर्षि कणाद के अलावा किन वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में बताया था। तो यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन से एरो करना है और फिर लिखना है आपको, क्या लिखोगे आप, डेमोक्रिटस व लीयूसिपस नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि
वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है वह कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो यहां क्या कर दिया, लेकिन परिभाषा आपको वही याद करनी है, लेकिन यहां आपको दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखने के लिए आपको ये लाइन लिखाई गई है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। अब ये जो तीन वैज्ञानिक थे कौन कौन से, डेमोक्रिटस, नील्स कीपर्स और महर्षि कणाद, इन्होंने तीनों ने क्या बताया था कि दार्शनिक प्रयोग के आधार पे बताया था कि ऐसा हो सकता है। जैसे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे ही बताया था, तीनों वैज्ञानिकों ने दार्शनिक मतलब मानकर बताया था कि परमाणु को ऐसे छोटे से छोटा कण मानते हैं जिसे अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रायोगिक महत्व किसी ने नहीं दिया था अभी तक, तो मतलब किसी ने सिद्ध नहीं किया कि ऐसा होता है। फिर जैसे थॉमसन आए थे, फिर उन्होंने सिद्ध करके बताया था कि परमाणु वास्तव में ऐसा होता है। तो अपन आगे परमाणु का जो है परमाणु मॉडल है जैसे थॉमसन का, वो पढ़ेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम कि जैसे अपन बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में, तो परमाणु सभी परमाणु जो होते हैं मिलकर तत्व यौगिक एवं मिश्रण इनका निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण कब होगा, जब क्रियाएं होगी आपस में। ठीक है, तो यहां से हमने जो निकाला है वो आता है रासायनिक संयोजन का, रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन के नियम। एक लावाशियन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि इस रासायनिक संयोजन नियमों के बारे में, इस रासायनिक संयोजन के बारे में दो नियम दिए थे। दो नियम कौन से दिए थे, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला का नियम बात करेंगे अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, यदि मैं बात करता हूं द्रव्यमान संरक्षण नियम की, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाएं करती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित होता है। नहीं उस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के अनुपात को उस यौगिक के द्रव्यमान को नहीं तो अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं और नहीं अपन क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, मतलब खत्म भी नहीं कर सकते। जैसे अपन बात करेंगे यहाँ C कार्बन, कार्बन का यहाँ जो अगर मान लिया जाए कि 12 जो होता है इसका परमाणु संख्या होती है, तो ये 12 ही रहेगी चाहे आप किसी भी विधि से इसका निर्माण कीजिए। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों के द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा, चाहे उस अभिक्रिया का निर्माण अपन किसी भी विधि द्वारा करें। तो इस मैं बता देता हूं, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक यौगिकों के द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो और नहीं उत्पन्न किया जाता और नहीं किया जा। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो भी यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही व्युत्पन्न किया जा सकता है, न ही अपन बना सकते हैं और न ही उनको वहां खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो नियम था अपना वो था स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है इसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। बी जो था अपना दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम की बात करते हैं तो देखिए ये नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया से व्युत्पन्न यौगिकों का अनुपात सदैव ही निश्चित रहता है, चाहे वो कहां से भी पदार्थ का निर्माण हुआ हो। जैसे मैं बात करता हूं H2O, आप आगे बताऊंगा इनकी नंबरिंग में आपको। H2O इसका जो होता है 2 होता है द्रव्यमान संख्या और इसकी जो होती है 16 होती है, तो 1/1 अनुपात 8। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 1/8। मतलब चाहे जल का सूत्र होता है H2O, चाहे जल को किसी भी विधि द्वारा निर्मित किया जाए जल का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उसके लिए विधि कोई सी भी हो। तो यहां लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यौगिकों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक का निर्माण किसी भी विधि द्वारा हुआ हो। निर्माण विधि द्वारा हुआ हो।
ठीक है। चाहे इसमें क्या किया जाए कि कोई सी ही विधि हो, उसी किसी भी विधि द्वारा यदि किसी भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसका अनुपात क्या होगा, हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे अभी अपन ने बताया था H2O, इसका अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं CO2 की, किसकी बात करेंगे अपन, CO2 की, तो CO2 यहाँ जब है, देखिए C का मतलब 12 और O2 मतलब 32, तो आप इसको कितने से भी काट सकते हैं, जैसे 4 से काटा, ये 8 बार और ये 3 बार, तो इसका अनुपात कितना होगा, 3:8 होगा। ठीक है। तो इसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। अब आगे अपन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है, उसका आकार कितना होता है, और परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद में कि प्रायोगिक अध्ययन किसने दिया, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।